सेक्शन 20 BNS, एज ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, एज ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज के सेक्शन 20 जो ओल्ड आईपीसी में 82 है, इस 82 सेक्शन को BNS में सेक्शन 20 में लाया गया है और यहां पे इसको एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी चाइल्ड जो 7 साल से कम उम्र का है, अगर वो कोई एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। डेफिनेशन में चाइल्ड की डेफिनेशन अंडर 18 ईयर्स दी गई है, अंडर 18 ईयर्स। और यहां पे चाइल्ड के बारे में सेक्शन 20 में यह कहा गया है कि एक्ट डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज नथिंग इज एन ऑफेंस। तो 7 साल से कम का अगर कोई बच्चा कोई एक्ट करता है, ऑफेंस कमिट करता है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सेक्शन 20। सेक्शन 21, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड above 7 and under 12 years of age of immature understanding। सेक्शन 21 ओल्ड आईपीसी 83, ये जनरल एक्सेप्शंस में है कि अगर कोई भी बच्चा जो 7 साल के ऊपर है और 12 साल से कम है, अंडर 12 years है, तो और वो इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग का है, उसमें मैच्योरिटी नहीं है, वो चीजों को अच्छा बुरा गुड एंड बैड समझने की उसके अंदर कुवत नहीं है, वो सक्षम नहीं है मेंटली और इमैच्योर है, तो वह अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वह नहीं माना जाएगा, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो यह जो 7 साल से 12 साल के लड़के अगर कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, कोई जुर्म करते हैं, तो उसके लिए यह एक डिफेंस हो सकता है कि वह इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग का लड़का था उस वक्त और वो मैच्योर्ड नहीं था, यह एक डिफेंस हो सकता है। सेक्शन 22 BNS, इसका ओल्ड सेक्शन 84 है, वो 84 में जो है उसको यहां पे BNS में सेक्शन 22 में लाया गया है। ये जो सेक्शन 22 है, ये एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, पागल है, मैड है, अनसाउंड माइंड है, तो अगर वो कोई जुर्म करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एक डिफेंस हो सकता है कि जिस समय उसने जो ऑफेंस या एक्ट कमिट किया उस समय वो अनसाउंड माइंड का था, और वो अनसाउंड माइंड का था, यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है, उस मुल्जिम पर है कि एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग of the nature of the act, wrong or contrary to law। वो मानसिक स्थिति में, पागलपन में, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में, वो इस स्थिति में था कि वो जो कार्य कर रहा है वो समझ नहीं पा रहा है कि वो कार्य कानून के खिलाफ है, या वो कार्य, वो एक्ट गलत है, उसे नहीं करना चाहिए। तो यह साबित करने का भार भी मुल्जिम पर है कि वो साबित करे कि उस समय जुर्म करते वक्त, वो कृत्य करते वक्त वो अनसाउंड माइंड का था। सेक्शन 23, एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। सेक्शन 23 ओल्ड आईपीसी सेक्शन 85 कि अगर किसी को उसके जानकारी के बिना, उसके इच्छा के बिना, अगर उसको नशीला पदार्थ खिला दिया जाता है, नशे में ला दिया जाता है, और उस नशे में अगर वो कोई अपराध कारित करता है और उस नशे के कारण वो इनकैपेबल ऑफ जजमेंट
बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन हो जाता है कि वो नशे में नहीं समझ पाता कि वो जो कार्य कर रहा है वो कानून के खिलाफ है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। यह एक डिफेंस हो सकता है, मगर इसका भी बर्डन ऑफ प्रूफ जो ओनस है वो मुलजिम पर होगा कि जो इंटॉक्सिकेशन हुआ है वो अगेंस्ट हिज विल हुआ है, उसके इच्छा के विरुद्ध हुआ है। सेक्शन 23, अगर वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन है तो वह डिफेंस की प्ली नहीं हो सकती। वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन इज नॉट ए प्ली रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सेप्शन टू क्रिमिनल लाइबिलिटी। चेतराम वर्सेज स्टेट 1971 SCC। तो अगर वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन है तो यह प्ली नहीं लिया जा सकता सेक्शन 23 की। और यह जो सेक्शन 23 है ये ओल्ड IPC की सेक्शन 85 है। सेक्शन 24 BNS, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। यह जो सेक्शन 24 है ये 24 ओल्ड IPC का कट एंड पेस्ट है। इसमें भी ये है कि ये जो है विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल होना चाहिए। 2022 9 SCC पेज 571 छेतुराम वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इस रूलिंग में यह कहा गया कि मियर इंटॉक्सिकेशन इज नॉट इनफ टू अट्रैक्ट सेक्शन 86, कि अगर कोई इंटॉक्सिकेशन में है तो खाली इंटॉक्सिकेशन में होने से ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होती। ये साबित करना होगा कि ये जो इंटॉक्सिकेशन हुआ है ये किन परिस्थितियों में हुआ, उसके विल के अगेंस्ट हुआ, ना जानकारी के अगेंस्ट हुआ। सेक्शन 25 एक्ट नॉट इंटेंडेड and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। ये जो 25 सेक्शन है ये ओल्ड IPC की 87 है, उसको यहाँ कट पेस्ट करके रखा गया है कि यह कहा गया है कि अगर कोई खेल खेल रहा है और खेल में वो ये समझता है कि खेल में कुश्ती में किसी दूसरे को चोट लग सकती है, तो अगर उस कुश्ती के खेल में और अगर उसमें अगर चोट लग जाती है तो यह माना जाएगा कि साहब ये चोट के दौरान है। और यह जो है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट, तो वो कंसेंट थी और वो उस खेल के दौरान अगर कोई चोट लगती है तो यह माना जाएगा कि कंसेंट थी, और मगर टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 26 एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। तो यह सेक्शन 26 जो है ये ओल्ड IPC की 88 सेक्शन है। वो 88 IPC की जो सेक्शन है उसको यहाँ पे कट पेस्ट करके लाया गया है और ये कहा गया है कि अगर कोई एक्ट डेथ कॉज करने के लिए, मृत्यु कॉज करने के लिए, अगर एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ उसकी मृत्यु कारित करने के लिए नहीं किया गया बाय कंसेंट इन गुड फेथ, और गुड फेथ में कंसेंट के साथ किया गया फॉर पर्सन्स बेनिफिट, उस पर्सन के बेनिफिट के लिए अगर किया जाता है तो वो ऑफेंस नहीं है। तो यह एक डिफेंस हो सकता है। इसका एक इलस्ट्रेशन है और ये खास तौर से जो डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है, उनके लिए ये एक डिफेंस हो सकता है। अ सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ जेड,
तो वो सर्जन जो है ऑपरेशन करता है और वो जानते हुए कि हो सकता है कि इस ऑपरेशन के दौरान जेड की मृत्यु हो जाए, मगर वो इंटेंशन, उसका इरादा नहीं है कि वो डेथ उसकी हो जाए या डेथ कारित कर दे। उसके गुड फेथ में वो ऑपरेशन अगर वो सर्जन करता है, इन गुड फेथ, जेड्स बेनिफिट, और जेड के स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, कि जेड सही हो जाए, ठीक हो जाए इस ऑपरेशन से, परफॉर्म्स दैट ऑपरेशन ऑन जेड विद जेड कंसेंट, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। तो वो जेड की कंसेंट से, जेड के कंसेंट से, सहमति से अगर ऑपरेशन करता है और अगर कोई कैजुअलिटी होती है, कोई बात हो जाती है, तो यहां पे ए जो है, जो सर्जन है, यह नहीं माना जाएगा कि उसने जुर्म किया है या जेड की हत्या कर दिया है। अगर ए ने पूरी सावधानी बरती है और गुड फेथ में कार्य किया है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग है। ये सर्जन के लिए, डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करती है। चूंकि ये इलस्ट्रेशंस बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए व्यूअर्स को इन इलस्ट्रेशंस को बताना जरूरी है। और खास तौर से कि अगर किसी डॉक्टर के ऊपर मुकदमा हो जाए, अगर किसी के ऊपर मुकदमा हो जाए, तो ये जो जनरल एक्सेप्शंस के जो क्लॉज हैं, ये जो सेक्शंस के हैं, ये डिफेंस में काम करेंगे, डिफेंस लॉयर के लिए काम करेंगे। सेक्शन 27 BNS, ये ओल्ड आईपीसी की 89 है और ये भी यहां कट पेस्ट किया गया है। सेक्शन 27, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। तो यह सेक्शन जो 27 है, यह भी एक डिफेंस हो सकती है कि अगर कोई कार्य किसी बच्चे के लिए या किसी अनसाउंड माइंड के लिए, उसके हेल्थ के लिए, उसके फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए अगर किया जाता है और उसके गार्जियन की सहमति से, तो वह जुर्म नहीं माना जाएगा। मगर यह जो सेक्शन 27 है, ये इस बात की इजाजत नहीं देता कि द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, कि वो इंटेंशनल डेथ कॉज कर दे या अटेम्प्ट करे टू कॉज डेथ। सेक्शन 28, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकॉन्सेप्शन, ये ओल्ड आईपीसी में जो सेक्शन 90 है, उसको यहां पे सेक्शन 28 में लाया गया है। मिसकॉन्सेप्शन में माने किसी को भ्रमित करके उससे सहमति नहीं लिया जाना चाहिए, या उसको डरा कर, धमकी देकर कंसेंट नहीं लेनी चाहिए। तो जो कंसेंट है वो फ्री विल होना चाहिए। अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कंटेस्ट, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन हु इज अंडर 12 years of age, a consent is not such a consent is as is intended by any section of the संहिता। तो वह कंसेंट कब मानी जाएगी? यह एक डिफेंस हो सकता है। जब कंसेंट की डिफेंस ली जाएगी तो कंसेंट में यह है कि वो कंसेंट अंडर फियर ऑफ इंजरी नहीं होनी चाहिए, मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट नहीं होनी चाहिए, और जो कंसेंट दे रहा है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में नहीं होना चाहिए, उसका माइंड साउंड होनी चाहिए, इंटॉक्सिकेशन में नहीं होना चाहिए, नशे में है और उससे कंसेंट ले लिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कंसेंट वो दे, जो भी कंसेंट वो दे, वो होशो हवास में दे, नशे में न दे। और जब तक कि कंट्ररी प्रूव न हो, कोई 12 साल से कम का अगर लड़का है और वह कोई कंसेंट देता है तो वह कंसेंट नहीं मानी जाएगी। यह सेक्शन 28 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफेंस लॉयर के लिए, मुलजिम के लिए और डिफेंस
में इसको पुट किया जा सकता है, मगर इसका बर्डन, इसका ओनस उसके ऊपर है जो इस अपवाद का फ़ायदा उठाना चाहता है। ये जो जनरल एक्सेप्शंस हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन जनरल एक्सेप्शंस को फौजदारी की वकालत करते वक्त ज़रूर इसको ध्यान में रखना चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन करते वक्त इसको ध्यान में रखना चाहिए, जीरा बहस में इसको ध्यान में रखना चाहिए। और जब गवाहों से जीरा होती है, डॉक्टर से जीरा होती है, तो उस समय भी, जीरा के समय, इन सारे अपवादों को ध्यान में रखना चाहिए और इन अपवादों के ऊपर जीरा करना चाहिए। और डिफेंस का जब मौका मिलता है तो उस समय डिफेंस में आप जो डिफेंस रखते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स दाखिल करते हैं, जो गवाह पेश करते हैं, उसमें भी आपको इन जनरल एक्सेप्शंस का अगर फ़ायदा उठाना है तो इसको ध्यान में रखना चाहिए और बहुत ही बारीकी से इसको ट्रायल के समय रखना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।